सवाल इसका नहीं है कि बीएसपी 25 सीट ला रही, लेकिन 25 सीट का 50 सीट का 80 सीट का खेल जरूर बिगाड़ रही है, ये मान लीजिए। तो बिगाड़ लीजिए ना, तो अच्छा है ना, खूब बिगाड़िए। नहीं नहीं, मैं अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, अच्छे बुरे। अब देखिए, अब प्रकाश अम्बेडकर जी क्या करेंगे, वहां होना है। महाराष्ट्र में भी इतना सांस्कृतिक आंदोलन हो करके वहां भी यही होना है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी खेल ही बिगाड़ेगी, खेल ही बिगाड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि दलित लोगों को जो नेता चाहिए, उनको अधिकार नहीं चाहिए, फ्री में मिला था, फूट पीट के बराबर कर दो। नहीं सर, रतन सर, नहीं सर, और शालिनी जी और हमारे साथ धनंजय जी जुड़े रहे। और फ्री का मिला था ना आरक्षण, फ्री का मिला था, कूट पीट के बराबर कर दो। और बुद्धिजीवी पार्टी खड़ा करेगा कि बुद्धिजीवी एजेंडा सेट करेगा, बुद्धिजीवी का काम एजेंडा सेट करना होता है। नहीं, लेकिन एजेंडा आपका कोई नहीं मान रहा, तब क्या करोगे? एजेंडा कोई आपका मानने को तैयार नहीं है, तब क्या करोगे? रोस्टर का आंदोलन नेता नहीं चलाया था, बुद्धिजीवी लोग चलाए थे। नहीं, ये तो बात है। एक दौर में एक नेतृत्व का, एक धारा का प्रभाव होता है जब सत्ता पर, और ऐसी स्थिति में यदि सत्ता से बाहर चले जाएंगे, दलित नेताओं की पहली प्राथमिकता ऐसा लगता है कि सत्ता के भीतर। इस कारण से वो ये तमाम जो मनुवादी अटैक है, और मनुवादी अटैक अब सीधे सीधे स्टेट तंत्र पे काबिज लोग हैं, तो उसकी जगह उस पर ना ध्यान देकर के कोशिश करते हैं बने होने की, तंत्र में बने रह करके हम कोशिश करेंगे। हालांकि वो कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। रतन भाई जी शुक्रिया आपका, बहुत दिन बाद आया हूँ। सत्ता में जाके मूली उखाड़ेंगे, गोभी रोपेंगे, क्या करेंगे सत्ता में जाके? ये तो कहना पड़ेगा ना कि हम सत्ता में जा रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज किया तो मंत्री बनने के लिए थोड़ी किया था, किसी और कारण से किया था। तो सत्ता में जाके गोभी उगाना है कि मूली रोपना है कि बैगन उगाएंगे, ये तो अपने वोटरों के लोगों को बताएंगे। आपने शुरू में एक नेता का नाम लिया, अठावले साहब। अठावले साहब केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, उनको सीरियसली लेता नहीं कभी, क्योंकि वो तनख्वाही आदमी। दिल्ली में बैठे हुए मंत्री हैं, एक एफआईआर करवा सकते हैं, एक मुकदमा करवा सकते हैं, और करवा के दिखा दें, आप जो कहेंगे वो शर्त में मानने के लिए तैयार। तो मैं मंत्री और एमएलए एमपी को बहुत सीरियसली लेता नहीं। अब आपने मांझी जी की बात कही, मैं जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम में मांझी जी के साथ था, और उनके बेटे भी जो मंत्री बने थे, और बेटे का भाषण सुन लिया, उसके बाद मेरा भाषण हुआ, और कह रहे थे कि मेरा हक कौन खा गया। हम सुनते रहे। मैंने कहा कि एक काम करिए, आप हमको अपने समाज का एक बच्चा दीजिए बढ़िया अंग्रेजी पढ़ा हुआ, उसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का पूरा फाइनेंशियल खर्चा हम लेंगे। मुंह में से आवाज नहीं निकली कि एक भुइयां बच्चा जो है, आप मुझे दीजिए ढूंढ के, मैं उसको पढ़ाऊंगा, इंग्लैंड में पढ़ाऊंगा, मैं खर्चा उसके लिए चंदा मांगूंगा। लोगों से आवाज नहीं निकली। तो इससे लोगों को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात है, मैं इलाहाबाद में था, एक समाजवादियों की सभा में था, और मैंने वहां एक वक्तव्य दिया था कि भारत में जो हिंदू राष्ट्र आ रहा है, बेसिकली वो समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है, एकदम बढ़िया से। ये लोग ढोल नगारा एकदम ताश बजा रहे हैं, अम्बेडकरवादी और समाजवादी बहुत सारे, और नाम भी ले सकता हूँ, जिनको भी बहस करना हो कर भी सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम है, मेरे पास पोस्टर आया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान 9, और ये मध्य प्रदेश में है कहीं पे, और इसके जो चीफ गेस्ट हैं, वो केस, उनका नाम सुन लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर है, और लोहिया व्याख्यान देने आ रहे हैं। और किस तरह के, ग्वालियर में प्रोग्राम है, झांसी रोड पर, और उसमें और लोगों का नाम मैं पढ़ देता हूं। अध्यक्षता श्रीमती रुचि सिंह, कुलाधिपति आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य, कवि, समालोचक एवं अहिंसा विचार के प्रमाणिक विद्वान। प्रोफेसर राजकुमार जैन, वरिष्ठ सोशलिस्ट एवं इतिहास अध्येता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अंबेडकर के बाद दलित पॉलिटिक्स में 2 लैंडमार्क है, एक है दलित पैंथर का इमरजेंस, और दूसरा है वाम सेब और बसपा का इमरजेंस।
समाजवादी में आप उठा के देखिए, मैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन को पहला आजाद भारत के इतिहास में मैं पहला काउंटर रेवोल्यूशन मानता हूं, पहला, कि जिसमें जितने संघी टाइप लोग सब मिल के उखाड़ने पे था। आप इतिहास उठा के पढ़िए किस तरह जुडिशरी से लड़ाई चल रही थी और तमाम मसले, उस विस्तार से नहीं जाऊंगा। जितने समाजवादी उस सरकार में शामिल हुए उसमें से ज्यादातर मैं कह रहा हूं, पूरा नहीं कह रहा हूं, नाम उठाकर देख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ गए, शरद यादव कहाँ गए, रामविलास पासवान कहाँ गए, नीतीश कुमार कहाँ गए। तो ये समाजवादियों का पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। अब आइए अम्बेडकरवादियों में, दलित पैंथर से ही निकले अठावले साहब कहाँ है। उनके एक और संस्थापक थे अभी, नामदेव ढसाल, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की ना। राजा ढाले ने भी, राजा ढाले, हाँ, दोनों ने शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना के पॉलिटिक्स उस समय क्या थी, क्या अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स थी? देखिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ और मैं समझता हूँ कि कोई भी स्कॉलर अपने समय का बाई प्रोडक्ट होता है, वो अंतिम सत्य नहीं होता है। बाबा साहब जिस जमाने में लिख रहे होंगे उस जमाने का सत्य और इस जमाने का सत्य अंतर होगा। तो इतिहासकार होने के नाते कई फैक्ट्स उनके जो है ना अब इररिलेवेंट हो गए होंगे, तो नए सिरे से उसे ऐसी इतिहास बढ़ता आगे। और दोनों चले गए उधर। कांशीराम जी, आइए, कांशीराम जी, उनको बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस से उनकी लड़ाई इसलिए हुई कि उस समय कांग्रेस ही फ्रंट पे थी और किससे लड़ाई होती है, जितने हिंदुत्ववादी शक्तियां थी वो कांग्रेस के साथ थी, तो कांग्रेस से लड़ाई हुई। कांग्रेस से जितना डॉक्टर अंबेडकर ने लिख के, पढ़ के, बोल के जितना लड़ा उतना दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं लड़ा होगा। तो फिर उन्होंने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस सरकार में कह रहा हूं। तो कोई भी एक पढ़ा लिखा आदमी, 4 पेज का भाषण है लखनऊ में जो है 24 अप्रैल 1948 का भाषण है, वो पढ़ ले, उसमें सब कुछ मिल जाएगा क्यों ज्वाइन किया, और रिजाइन भी किया, उसका कारण दिया। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा दूसरे सेगमेंट में और बोलूंगा, लेकिन एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क दे रहा हूं। कांशीराम एंटी कांग्रेसिज्म, एक्सट्रीम एंटी कांग्रेसिज्म के चक्कर में इतने एक्सट्रीम हो गए कि पूरी दलित पॉलिटिक्स जाके आरएसएस के पास पहुंच गई। 3 बार बीजेपी आरएसएस से मिलकर सरकार बनी डायरेक्ट, और चौथी बार अप्रत्यक्ष रूप से बनी। तो आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट लिया, कहां चली गई दलित राजनीति? क्या जिस समय कांशीराम जी आंदोलन कर रहे थे, ये बात दलित समाज का लोग जो सुन रहा हो वो ये बताएगा कि उस समय इग्नू खुल रहा था और जवाहर नवोदय विद्यालय खुल रहे थे, जिसमें लाखों दलित बच्चे भी पढ़े होंगे। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, स्नेही जी ज्यादा विस्तार से बता देंगे आपको, हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं तो उस समय स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे याद है ये चल रहा था। क्या किसी दलित नेता के एजेंडा में, किसी दलित नेता के एजेंडा में 30 लाख नौकरियां अभी खाली, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, उसमें से अगर सही से नौकरी मिले तो 15 लाख नौकरियां SC ST OBC को मिल सकती हैं। नेता तो 10-20 बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जजेस तो लाखों में बन सकते हैं। क्या इसको लेकर दलित नेता और दलित समाज चिंतित है? हम लोग रोज बोल रहे हैं, यही सवाल ये बात रोज बोल रहे हैं, यही सवाल है। अगर जात के नाम पे वोट दोगे, जात के नाम पे वोट दोगे तो नेता माले माल होगा, उसको पैसा भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, मंत्रालय भी मिलेगा, और तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा, कटोरा। जी, फिर आएंगे आपसे और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत पिन पॉइंटेड, कि ये तो वस्तु स्थिति है। इस ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता कहीं और हो और नेता कहीं और? जनता नहीं, संजीव जी तो वही है, जनता भी वही है। इसका रीजनल वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये नीट एंड क्लीन जो आप फॉर्मूला दे रहे हैं, ये सारे जनता विरोध में है और नेता उधर हैं, जनता ही कुछ ऐसा है गड़बड़। ये अगले सेगमेंट में इससे बात करूंगा। सबसे पहले आप मुझे किस श्रेणी में रखते हैं उससे मेरा जवाब शुरू होगा कि क्या मैं बुद्धिजीवी हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, या क्या हूँ, इससे शुरू होगा। शालिनी ने थोड़ा सा
पहले बता दिया। अगर आप मुझे ये समझते हैं कि मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो उसका जवाब पहले ये कि इस समाज से हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो समाज हमसे कनेक्ट करना चाहता है क्या? समाज ने हमें क्या दिया? आप मेरी हर वीकेंड पे अगर ट्रैवलिंग होती है, छुट्टी मेरा एक भी नहीं होता है, तो समाज क्या घर बुला के खाना खिलाता है क्या मुझे? समाज अगर एक कहीं जाने का टिकट भेज देता है, तो एयरपोर्ट जाने-आने का खर्चा देता है? आप तो मेरे यहाँ रहे हैं, देखे हैं, यहाँ पे 10 आदमी का रोज एवरेज खाना बनता है। समाज देता है क्या? इस समाज को फ्री में सब कुछ चाहिए, फ्री में। गला फाड़-फाड़ के, पढ़-पढ़ के बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया की सारी क्रांतियाँ मिडिल क्लास ने की है, बुर्जुआजी ने की है, बुर्जुआ ने की है, जिसको दाल-रोटी का इंतज़ाम करके आया है। तो मैं 26 साल नौकरी कर लिया, मैंने मकान खरीदा है क्या? मेरी ज़मीन है क्या? मेरी प्रॉपर्टी है क्या? तो पैसा मैंने क्या किया? जुआ खेलने में खत्म किया? या ट्रैवलिंग, सामाजिक आंदोलन, इन तमाम चीज़ों में खर्च किया? अब कितना समाज क्या चाहता है? भाई इसी अम्बेडकरनामा जिसकी चर्चा आपने की है शुरू में, 3 बच्चों को स्पॉन्सर किया ना पैसा, पढ़ाया ना विदेश में, सुनीता देवी को ही पैसे फंड करवाए ना। अपने हमें समाज ने क्या दिया? 26 साल की नौकरी हो गई, उससे 8-10 साल पहले से लड़ाई लड़ रहा हूँ, 40 साल का मेरा संघर्ष है। बाबा साहब चवन्नी-अठन्नी इकट्ठा करके मूक नायक और तमाम भूषण प्रिंटिंग प्रेस, बहिष्कृत भारत, जनता सब चलाते थे। इमारत के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था इमारत बनवाने के लिए। तो लोगों ने क्या दिया ये भी तो सोचना है ना। इसको फ्री का जो है ना चाहिए पूरा ज्ञान और तमाम जो है फ्री का सब कुछ चाहिए। एक्चुअली जिस और हम मैं डॉक्टर इशारा कर रहे हैं मैं डॉक्टर साहब, मैं केवल हल्का इतना जोड़ना चाहता हूँ, क्या हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि जो जनता हमारी है, हमारा वर्ग है, वो इस हैसियत में है कि एक हम लोग जो ठीक-ठाक वेतन वाले हैं, उनको सहायता कर सकता है। सर स्नेही क्योंकि जी, मैं जब आपको हमारा ये हाल है, नहीं मतलब जब हमारा ये हाल है, मैं जवाब देता हूँ। आप ये जानिए उस समाज में दारू कितनी चलती, कितने लोग पीते हैं मालूम है आपको? दारू 90% लोग दारू पीते हैं उसी नहीं, समाज लेकिन में। एक जवाब आप बताइएगा प्लीज। उसी समाज ने चंदा दे के बसपा खड़ा किया, बामसेफ खड़ा किया। मैं यही कहने जा रहा था जी, बसपा और बामसेफ। पैसा कहाँ से आया था? क्या उस समाज ने वो पैसा 10 स्कॉलर खड़ा करने के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया भेजने के लिए पैसा दिया? उसी समाज के पैसे के बल पे ना बामसेफ और बसपा खड़ी हुई या रामविलास जी खड़े हुए। कहाँ से खड़े उसमें भी हमारे रिटायर लोग थे, उसमें भी हमारे रिटायर लोग थे या सेवा में लोग थे। सुना जाए मैंने जिनके पास पैसा था वही तो देगा। सर हमारा समाज जो है ना बहुत पागल हो चुका है। उसको लगता है एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने से जो है ना राज सत्ता आने से सब कुछ बदल जाता है। नो, हाँ ये बात तो है, ये तो है। राज सत्ता आने से नहीं बदलता है। संस्थान चलाने के लिए हजारों लोग चाहिए होते हैं, इकोनॉमिस्ट, प्रोफेशनल, सीए। वाइस चांसलर बनाना होगा, आप प्रोफेसर नहीं होंगे तो आपको वाइस चांसलर बना देगा क्या कोई? नहीं बनाएगा, नहीं तो क्या बनाएगा। कांशीराम जी ने या दलित पैंथर ने, ये पूरा जनरेशन समाज ऐसे इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है ना, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, कुछ हुआ इस समाज में? कोई काम खाली नेता बनना है, बिल्कुल है। खाली हम खाली सत्ता ले लेंगे, सत्ता लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री भी बना दे, किसी दलित को प्रधानमंत्री बना दे, वो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सत्ता को चलाने के लिए जितने एक्सपर्ट्स लोग चाहिए वो एक्सपर्ट लोग आपने क्रिएट नहीं किए। ये बात तो ये समस्या है। बिल्कुल। तो सर संजीव जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी स्नेही जी की बात पर। गरीब जनता की बातें करते हैं, वही गरीब जनता जो है माता रानी के चंदे के लिए भी पैसे देती है, राम मंदिर के लिए भी पैसे देती है। ये सिर्फ नियत की बात है। जाति के विनाश में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा है कि जिसके पास कुछ नहीं भी है, छोटा सा एक जेवर भी है, तो भगवान के नाम पर उसको अर्पित कर देता है, अपने पास वो भी नहीं रखता।
हालांकि साधु एक तो साधु 5 को पैसा देंगे। भी किसी अच्छा को नहीं देने से नहीं, इनको अभी गुरेज है, अभी लेकिन भगवान के नाम पे अभी सब कुछ दे देते हैं। अभी और जितना यही मिडिल चलता, क्लास है ना, सनई साहब, मैं लखनऊ आता हूँ, उनको कहता ये हूँ कि नियत की आपको बात है सर, विधानसभा का ये नियत की लोकसभा का बात है। टिकट दिलवाते हैं, वो 5 करोड़ रुपया लेके चल जाएगा नेता के पास, पता है ना। सही बात नहीं है, लेकिन तो ये परेशानी है। नियत मीडिया की बात है, नियत की बात है कि आप बिल्कुल। किस नियत में हैं। अगर आप एक वही चंदा जो है कलेक्ट करके किसी बच्चे लेकिन को ऐसा आप क्या, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नियत बहुत नहीं है छोटी वैसी। मेरे बहुत छोटी साथ ही टिप्पणी जो है, संजीव भाई, रतन भाई ने जो एक बात कही बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि आप अगर प्रधानमंत्री भी बन जाते हो तो सरकार तभी कुछ नहीं चलाएगा। कर सकते। जो राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि 90 सेक्रेटरी में 3 भी नहीं, 3 हैं, तो 87 तो वही है, कौन चलाएगा, कैसे चलाओगे आप, पूरी व्यवस्था आपको चलानी है। बिल्कुल वो लाइन बहुत अंडरलाइन करने वाली है, आप पढ़ोगे नहीं तो करोगे नहीं, क्या। अन्यथा कहाँ होती। सनई साहब, हाँ, आप प्रोफेसर जी जो है जी। कांचीराम जी के बसपा के आंदोलन से बने हैं कि अफर्मेटिव नहीं नहीं एक्शन से बने? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस की ही सत्ता थी भाई, मैं कैसे कह दूं भाई। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस आपके की वजह से मेरे मेरे उत्तर पिताजी प्रदेश को जो में जमीन 70 मिली है सीटें आप बता सकता 15 हूँ। बीघा, वो कांग्रेस की ही सरकार ने दी थी, ये नहीं है। मेरी नौकरी भी चूंकि वो सत्य है, स्वाभाविक है। ये मैं ये नहीं, इसीलिए दलितों की दूसरी पसंद कांग्रेस है। जहां जहां हमारे दलित नेतृत्व नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ है। नहीं, दलित नेतृत्व यानी है आज कहाँ? भी दलित, यानी संजीव डॉक्टर जी, सनई संजीव जी, सर, दलित नेतृत्व कहाँ है? अरे दल तो है ही कम से कम, तो वहां थोड़ा यह है कि अपनों कहाँ के, है? चूंकि क्या जातिवादी देश क्या में, अफर जातिवादी ऐसा देश ऐसा में जाति का कनेक्शन इतना इतना साइकोलॉजिकल होता है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। मुझे मुझे सिर्फ ये कहना है कि अब अगले एपिसोड में मैं विस्तार से बात करूंगा कि महाराष्ट्र से इधर और महाराष्ट्र के उधर दोनों प्रदेश का पॉलिटिक्स समझेंगे, सोशियो पॉलिटिक्स तो अलग है। हाँ, ये और बात इधर जो है ना, लेकिन इस पे अलग से इधर बात इधर होनी जो है, चाहिए। हाँ, इधर जो है, इधर हमारे यहाँ भक्ति परंपरा ज्यादा रही। हुँ, हम्म तो एक एपिसोड आप ज़रूर कर लीजिए कि दलितों का शत्रु नंबर 1 कौन? हुँ, और मैं ये समझता हूँ, मेरी फर्म बिलीव है, बाबा साहब बहुत पहले समझ चुके थे कि हम सरकार नहीं बनाएँगे, नहीं बना पाएँगे, इसलिए उन्होंने समझौते किए थे कि हम अपने समाज के लिए कुछ सुरक्षा कर लें। बहुजन समाज बनी थी जाति जोड़-जोड़ के, और उसमें कोई, देखिए, सरकार 9वीं का बच्चा भी बता देगा कि सरकार बन जाएगी तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन सरकार बना लेना और व्यवस्था चलाए रखना, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे थिंक टैंक, बहुत सारे तरह तरह के लोगों की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ कि दलित समाज ने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक आदमी के वाइस चांसलर बनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी का प्राइम मिनिस्टर बनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था चलाने के लिए आपको पूरा पैराफर्नालिया चाहिए होता है। आपको सीए है, कोई दलित सीए का नाम मुझे बता दें, कोई एसटी सीए का नाम बता दें, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, एक आध कहीं कहीं मिलते हैं। तो सीए आपके पास नहीं है। बाबा साहब तो कोलंबिया में पढ़ के आए थे, क्या दलित समाज ने अब तक इतना अरबों खरबों चंदा दिया? कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा के मंगवाया? 100 बच्चे पढ़ाते, 90 नालायक निकल जाते, 10 बच्चे भी ढंग के आते तो वही इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते, वही हार्वर्ड में पढ़ाते, वहां से एजेंडा सेट करते। यहाँ कह रहा है मुझे खाली नेता बना दो जी, टिकट दे दो, हम एमपी बन जाएंगे। एमएलए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मंत्रियों की, एमएलए एमपी की औकात जानता हूँ। उससे तो मेरी ज्यादा तो एजेंडा सेटिंग हम रतन लोग कर भाई रहे हैं ना। 24 के चुनाव में दलित समाज को अपने जात का नेता चाहिए, या अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, डिग्निटी चाहिए। इतना कुटा हुआ कम्युनिटी है, खासतौर से महाराष्ट्र से इधर गुलामी रहा है। उसको लगता है कि आरएसएस बीजेपी उसका भला कर रही है, तो अच्छा है, वोट दे उसको, उसका खूब उसको लात से कूटो, बलात्कार हो, मर्डर हो, कोई नेता नहीं जाए, भिखारी की तरह रहो, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाए, और जहां पे सीधा मैनेज नहीं हो रहा वहां पे एक बार बताइए, स्नेही साहब है यहाँ पे बैठे, क्या उत्तर प्रदेश में बीएसपी 25 सीट जीत रही? नहीं जीत रही है, तो वहां का जाटव समाज अपना वोट क्यों खत्म कर इसमें रहा है? मतलब वो हम लोग क्यों इनडायरेक्टली भाई बीजेपी ऐसा को वोट दे रहे हैं। सोचें। अगर जो चलिए उनको वोट, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, 25 सीट जीत रही है, 10 सीट जीत रही है, तो मैं समझ लूं
उनके जितने अपर कास्ट का टिकट उन्होंने दिया है, टिकट तो जरूर दिया है, लेकिन अपर कास्ट वोट देगा बीजेपी को। अब 5-7-10% हमारे जाटा भाई भी वोट दे देंगे इमोशन में। तो अपने हाथ रतन में भाई, कुल्हाड़ी लेके रतन अपना भाई, पांव काट रहे हैं। जी अगले रतन भाई, एपिसोड और में विस्तार यही से सर, चर्चा करूंगा। सवाल इसका नहीं है कि बीएसपी 25 सीट ला रही, लेकिन 25 सीट का 50 सीट का 80 का खेल जरूर बिगाड़ रही है, ये मान लीजिए। तो बिगाड़ लीजिए ना, तो अच्छा है ना, खूब बिगाड़िए। नहीं नहीं, मैं अच्छे नहीं, बुरे बिगाड़ का लीजिए। सवाल नहीं है, अच्छे बुरे। अब देखिए, बिगाड़ते अब रहिए, उसमें प्रकाश नुकसान अम्बेडकर जी नेता क्या का नहीं करेंगे, होगा। वहां यही वहां नेता होना तो है। बैक में रहेगा। महाराष्ट्र नेता में भी बैक में रहेगा। इतना सांस्कृतिक आंदोलन हो करके वहां भी यही होना है। प्रकाश अम्बेडकर पूरे की देश पार्टी में कह खेल ही रहा हूँ। बिगाड़ेगी, खेल ही पूरे देश बिगाड़ेगी। में कह रहा हूँ कि दलित हाँ, लोगों को सर, जो नेता चाहिए, सर, उनको अधिकार नहीं चाहिए। फ्री में चलिए मिला था, खैर। फूट पीट के बराबर रतन कर सर दो। स्नेही सर, रतन सर हाँ। स्नेही सर और शालिनी जी और हमारे साथ धनंजय जी जुड़े रहे, नहीं, और फ्री भी का मिला था बातचीत। ना आरक्षण, फ्री रतन का भाई, मिला था, कूट पीट के बराबर कर दो। और जी, बुद्धिजीवी पार्टी खड़ा करेगा कि बुद्धिजीवी एजेंडा सेट करेगा। बुद्धिजीवी का काम इस एजेंडा सेट सारा करना होता है। मामला जो है वो नियत नहीं, का लेकिन है कि एजेंडा आपकी आपका कोई नहीं मान रहा, तब क्या बनेगा। करोगे? अरे एजेंडा कोई एजेंडा तो आपका मनवाए मानने ना, को तैयार सुनील नहीं है, साहब। तब क्या करोगे? रोस्टर का आंदोलन समय नेता की नहीं सीमा, चलाया था, बुद्धिजीवी लोग हाँ, नहीं चलाए थे। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात हाँ, है।